मान लीजिए कोई इंसान रोज सुबह 4 बजे उठता है, बर्फ के ठंडे पानी से नहाता है, अपने दिन का एक एक मिनट प्लान करता है। हम्म सुनने में ही कितना थका देने वाला लग रहा है। हाँ, लेकिन बाहर से देखने पर तो यही लगेगा ना कि मतलब ये इंसान तो सफलता की गारंटी है। इंटरनेट और जो हमारे सेल्फ हेल्प गुरु हैं, उन्होंने हमें यही तो सिखाया है। राइट, कि सफलता इन्हीं ईंटों से बनती है। एक अच्छी आदत, थोड़ा और अनुशासन, और फिर एक दिन जादुई रूप से दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। लेकिन इसी तस्वीर में एक बहुत बड़ा झोल है। हम बस ये मान लेते हैं कि ये कठोर दिनचर्या उस इंसान को सफल बना रही है। हम्म हम ये नहीं देखते कि क्या वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह खोखला और थका हुआ तो महसूस नहीं कर रहा। सही बात है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय आधुनिक मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की इसी सबसे पवित्र मानी जाने वाली नींव पर प्रहार करता है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद आज की ये चर्चा थोड़ी असहज करने वाली भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि आज हम संदीप चौहान की नई किताब डोंट इनहेरिट शेल विदाउट इंजन, इसके विचारों को गहराई से खंगालने वाले हैं। और इस किताब का मूल मिशन ही ये है कि आधुनिक समाज आदतों और अनुशासन के नाम पर जो बेच रहा है, वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। एग्जैक्टली। तो इस चर्चा में उतरने से पहले एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। मतलब, क्या हम वाकई जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या हम बस एक ऐसी दिनचर्या का बोझ ढो रहे हैं जिसका इंजन बरसों पहले मर चुका है। हाँ, और ये सवाल सीधे उस धारणा को चुनौती देता है जिसे हमने एक अटल सत्य मान लिया है कि आदतें ही सफलता का इंजन होती हैं। और संदीप चौहान की किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद तर्क भी यही है। वे कहते हैं कि आदतें कभी भी किसी प्रभावशाली काम का कारण नहीं होती। अच्छा। हाँ, वे असल में एक रेजिड्यू हैं। फिर रेजिड्यू मतलब किसी प्रक्रिया के बाद बचा हुआ अवशेष या कचरा कह लें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मैं इसे पूरी तरह से खारिज तो नहीं कर रहा, लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है मुझे। मतलब, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर किताबें पढ़ता है और उसे वो विद्वान बन जाता है, तो वहां आदत ही तो इंजन हुई ना। हाँ। वो आदत ही तो उसे आगे ले जा रही है। तो वो अवशेष कैसे हो गई? यहीं पर हम कॉजालिटी को, यानी कारण और प्रभाव के रिश्ते को पूरी तरह उल्टा समझ लेते हैं। मैं समझाता हूँ। हाँ, प्लीज। चौहान का तर्क है कि जब किसी इंसान के जीवन में गहरी स्पष्टता होती है, एक क्लैरिटी होती है, ओके, और उसके काम और उसकी ऊर्जा के बीच एक सटीक तालमेल बैठ जाता है, तब उस इंसान का व्यवहार अपने आप एक खास दिशा में बहने लगता है। समझ रहा हूँ। अब बाहर खड़े किसी व्यक्ति को वो एक आदत या रूटीन लगता है, लेकिन उस इंसान के लिए वो कोई थोपी गई आदत नहीं है। हाँ, वो उसकी उस क्लैरिटी का बाय प्रोडक्ट है, उसका अवशेष है। ओहो, आई थिंक मैं इसे पकड़ रहा हूँ अब। हाँ। अगर हम इसे एक एनालॉजी से देखें, हाँ। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला 1 रेसर है। हाँ। अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो उसके पास एक बेहतरीन कार है, उसे ट्रैक की समझ है, और उसमें जीतने का एक जुनूनी इंजन है, राइट? बिल्कुल। अब इस पूरी प्रक्रिया में वो एक खास तरह की फायर प्रूफ जैकेट पहनता है। अब अगर कोई आम इंसान सिर्फ वो फायर प्रूफ जैकेट खरीद ले, एग्जैक्टली वो जैकेट पहन ले और सोचे कि वो जैकेट उसे रेसिंग चैंपियन बना देगी, तो ये तो बेवकूफी होगी ना। एकदम सटीक तुलना है ये। वो फायर प्रूफ जैकेट उस रेसर की सफलता का रेजिड्यू है, उसका कारण नहीं है। राइट। जब हम इंटरनेट पर सफल लोगों के मॉर्निंग रूटीन खोजते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में बस कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में उस व्यक्ति का रेजिड्यू कॉपी कर रहे होते हैं। क्योंकि हम उस इंसान की मानसिक अवस्था या उस जुनून को कॉपी नहीं कर सकते जिसने उस रूटीन को जन्म दिया था। बिल्कुल। और तभी किताब का नाम है डोंट इनहेरिट शेल विदाउट इंजन। हम दूसरों का खोल यानी शेल पहन लेते हैं, लेकिन हमारे पास उसे चलाने वाला इंजन नहीं होता। बाहर से वो खोल बहुत शानदार दिखता है। मतलब, हम लोगों को बता सकते हैं कि मैं भी स्टीव जॉब्स की तरह रोज एक ही रंग के कपड़े पहनता हूँ। हाँ, या मैं भी एलन मस्क की तरह सुबह 5 बजे उठता हूँ। राइट। लेकिन अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती, हम बस उसे खींच रहे होते हैं। और मजे की बात तो ये है कि आदतें कोई बहुत स्थायी या पत्थर की लकीर नहीं होती। मतलब, चौहान समझाते हैं कि आदतें केवल एक अस्थायी स्टेबिलिटी देती है। जब जीवन की परिस्थितियां बदलती है, तो आदतों का टूटना स्वाभाविक है। ओके। ये कोई विफलता नहीं है, ये हमारे सिस्टम की, हमारे शरीर और दिमाग की इंटेलिजेंस है, जो ये भांप लेती है कि अब पुरानी दिनचर्या का कोई मतलब नहीं रह गया है। अरे वाह। और अब सिस्टम एक नए बदलाव की मांग कर रहा है। लेकिन
अगर आदतें स्वाभाविक रूप से टूटनी चाहिए, जैसे मौसम बदलते हैं, तो फिर हम उन्हें इतनी जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश क्यों करते हैं? यही तो मुख्य समस्या है। मतलब मुझे याद है जब मेरी रोज सुबह दौड़ने जाने की आदत छूटी थी तो मैंने खुद को बहुत कोसा था। गिल्ट फील हुआ होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं से मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक शब्द सामने आता है, अनुशासन। आहा, डिसिप्लिन। हाँ, अगर आदतें टूट रही हैं तो हम उन्हें अनुशासन के हथौड़े से ठोक ठोक कर वापस अपनी जगह पर बैठाने की कोशिश करते हैं। और मुख्यधारा का मनोविज्ञान इसी अनुशासन को एक महान गुण मानकर पूछता है। बिल्कुल। लेकिन संदीप चौहान इस पूरी थ्योरी को ही पलट देते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन कोई ताकत नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है। ये हमारी कमियों को छिपाने का एक तरीका है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूं। अच्छा, क्यों? बिना अनुशासन के तो दुनिया में कोई काम ही नहीं होगा ना। अगर किसी छात्र को परीक्षा पास करनी है तो उसे अनुशासन में रहकर पढ़ना ही होगा ना। इसे हम कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म कैसे कह सकते हैं? मैं बताती हूँ। इसे इस तरह से देखिए, जब हमारे अंदरूनी विचारों, हमारी इच्छाओं और हमारे काम के बीच कोई कोहेरेंस या संगति नहीं होती, ओके। तब हमें उस काम को करने के लिए अनुशासन का सहारा लेना पड़ता है। अगर उस छात्र को अपने विषय से सच में लगाव है, उसे ये क्लैरिटी है कि वो ये क्यों पढ़ रहा है, तो उसे किताब खोलने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। वो स्वाभाविक रूप से पढ़ेगा। एग्जैक्टली। अनुशासन केवल तब बीच में आता है जब इंजन मौजूद नहीं होता और हमें उस खोल को जबरदस्ती खींचना पड़ता है। ओह, अब ये बात दिमाग में बैठ रही है मेरे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो गया हो। सही एनालॉजी है। पहिए बाई तरफ भाग रहे हैं और हम गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाकर उसे जड़ से ठीक कराने के बजाय बस स्टीयरिंग व्हील को अपनी पूरी ताकत से सीधी तरफ खींच कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब गाड़ी तो सड़क पर सीधी चल रही है लेकिन उस स्टीयरिंग को पकड़े रखने में ड्राइवर की जान निकल रही है। जब हम बिना इंजन के खुद को अनुशासन में बांधते हैं तो वो अनुशासन हमारे नर्वस सिस्टम पर एक कंट्रोल लोड बन जाता है। कंट्रोल लोड? हाँ, हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज को करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा है जो उसका शरीर नहीं चाहता। इस प्रक्रिया में ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भारी मात्रा में ग्लूकोज जलाता है। बाप रे। शरीर एक तरह के फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है क्योंकि वो खुद ही से लड़ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने आज दिन भर में कुछ खास शारीरिक मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ, उसकी असल वजह यही कंट्रोल लोड है। 100%। ये एक अदृश्य थकान है। इंसान की आधी से ज्यादा ऊर्जा कोई असल काम करने में नहीं बल्कि खुद को उस काम को करने के लिए मजबूर करने में खर्च हो रही है। ये तो बहुत भयानक है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जब लोग इस थकान से टूट जाते हैं तो सेल्फ हेल्प गुरु उन्हें क्या सलाह देते हैं कि तुम्हारे अंदर अनुशासन की कमी है, थोड़ा और जोर लगाओ। एग्जैक्टली, ट्राई हार्डर। ये तो एक पूरा का पूरा दुष्चक्र है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ। पूछिए। अगर अनुशासन इतना थकाऊ है, इतना ऊर्जा चूसने वाला है, तो इंसान इस भारी खोल को ढोता ही क्यों रहता है? मतलब वो बस हार मानकर इसे छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने इन आदतों और रूटीन को एक नैतिकता यानी मोरालिटी का चश्मा पहना दिया है। अच्छा। कि ये अच्छी आदत है और ये बुरी। और ये इस पूरी समस्या की सबसे गहरी जड़ है। चौहान का ये तर्क बहुत ही तीखा है कि आदतों को अच्छा या बुरा कहना हमारी सबसे बड़ी बौद्धिक गलती है। वो कैसे? जब हम किसी व्यवहार पर नैतिकता का ठप्पा लगा देते हैं तो हम उसे वैज्ञानिक या तार्किक रूप से समझना बंद कर देते हैं। हम उसे सीधे अच्छे इंसान या बुरे इंसान होने से जोड़ देते हैं। हाँ यार, ये तो है। जैसे अगर किसी दिन कोई इंसान अपनी बनाई हुई दिनचर्या का पालन नहीं कर पाता, जिम नहीं जा पाता, तो वो ये नहीं सोचता कि शायद उसका शरीर थका हुआ है या ये रूटीन अब उसके लिए काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। उसे तुरंत ये महसूस कराया जाता है कि वो आलसी है, नाकारा है या उसमें विल पावर की ही कमी है। और यहीं से वे आदतें जिन्हें समाज अच्छी आदतें कहता है, वे बेहद जहरीली या कह लें टॉक्सिक हो जाती हैं। टॉक्सिक? एक अच्छी आदत टॉक्सिक कैसे हो सकती है? क्योंकि लोग इन आदतों को अपनी किसी वास्तविक जरूरत या किसी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं निभा रहे होते। वे इन्हें केवल अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान को बचाने के लिए ढो रहे होते हैं। ओहो, इसका एक बहुत ही सामान्य उदाहरण मुझे याद आ रहा है। हाँ, बताइए। कॉर्पोरेट दफ्तरों में देखने को मिलता है ये।
कई बार कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते रहते हैं। हाँ, बहुत बिजी दिखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये कोई उत्पादकता नहीं है, ये सिर्फ मैं एक हार्ड वर्कर हूं वाली पहचान को बचाने की जद्दोजहद है। एकदम सही। और यही चीज हम अपनी निजी जिंदगी में भी करते हैं। हाँ। मान लीजिए एक इंसान के घुटने में भयानक दर्द है, लेकिन फिर भी वो दौड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसकी फिट इंसान वाली जो छवि है वो टूट जाएगी। राइट। फिटनेस या प्रोडक्टिविटी के नाम पर हम आराम का ही विरोध करने लगते हैं। शरीर दर्द का सिग्नल दे रहा है, लेकिन इंसान उस सिग्नल को पूरी तरह अनसुना कर देता है, सिर्फ अपनी एक गढ़ी हुई पहचान को सही साबित करने के लिए। और ये अंततः शरीर और दिमाग को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। बिल्कुल कर देता है। और अगर हम इस पूरे परिदृश्य को आज के डिजिटल दुनिया से जोड़कर देखें तो स्थिति और भी डरावनी नजर आती है। वो तो है ही। मतलब इस आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए ही आधुनिक इंसान ने खुद को एक पूरी तरह से निगरानी वाले राज्य या कह लें एक सर्विलेंस स्टेट में बदल लिया है। हाँ, ये सेल्फ सर्वेलेंस वाला हिस्सा इस किताब का सबसे आंखें खोलने वाला भाग है। आज के समय में हर चीज ट्रैक की जा रही है। हर चीज। स्मार्ट वॉच बता रही है कि आप कितने कदम चले, हैबिट ट्रैकर ऐप बता रहा है कि कितने ग्लास पानी पिया। हाँ, और स्लीप मॉनिटर बता रहा है कि कितनी देर सोए। और इन सब के ऊपर है स्ट्रीक्स का मायाजाल। अरे वो स्ट्रीक्स। हाँ, कि कौन सी आदत कितने दिन बना तोड़े निभाई गई। यार ये तो मुझे उस पुराने वीडियो गेम तमागोची की याद दिला रहे हैं। तमागोची, वो डिजिटल पेट वाला। हाँ, उसमें एक डिजिटल जानवर होता था जिसे जिंदा रखने के लिए आपको लगातार बटन दबाने पड़ते थे, उसे खाना खिलाना पड़ता था। आज के हमारी ये हैबिट ट्रैकर्स बिल्कुल वैसे ही तो हैं। हम अपने अंदर के असली इंसान की परवाह किए बिना बस उस ऐप के अंदर मौजूद उस डिजिटल स्ट्रीक को जिंदा रखने के लिए भाग रहे हैं। बहुत सही एनालॉजी है। मतलब हम तमागोची को खाना खिला रहे हैं जबकि हम खुद भूख से मर रहे हैं। एग्जैक्टली। संदीप समझाते हैं कि ये ट्रैकिंग एप्स और स्ट्रीक्स अब सुधार का माध्यम नहीं रह गए हैं। तो क्या बन गए हैं? केवल एक परफॉर्मेंस यानी एक प्रदर्शन बन गए हैं। अब इंसान खुद से ये नहीं पूछता कि क्या इस आदत से मुझे असल में कोई फायदा हो रहा है, बल्कि उसका प्राथमिक सवाल ये होता है कि क्या मैंने इसे आज ऐप में लॉग कर लिया है। बाप रे, मतलब हमने अपने ही दिमाग में खुद के लिए एक बहुत ही सख्त सुपरवाइजर या कह लें एक सीसीटीवी कैमरा बिठा लिया है जो 24 घंटे हम पे नजर रख रहा है। हाँ, और जरा सी भी चूक होने पर हमें गिल्ट से भर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और मैं कहूंगी सबसे खतरनाक नुकसान ये होता है कि हमारी इनर अथॉरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इनर अथॉरिटी, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? ये असल में क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी खुद की थकान, अपनी भूख, अपनी भावनाओं या अपनी सहज प्रवृत्तियों पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। ओके। हम अपने शरीर के सिग्नल्स को पढ़ने की क्षमता खो देते हैं। मान लीजिए शरीर कह रहा है कि आज मेरी ऊर्जा का स्तर बहुत कम है, मुझे आराम चाहिए। राइट। लेकिन हैबिट ट्रैकर ऐप कह रहा है कि आज आपकी 50वें दिन की स्ट्रीक है, आपको उठना ही होगा। राइट। तो हम क्या करते हैं? हमें आपकी बात मानते हैं? बिल्कुल, हम अपने शरीर की बात नहीं मानेंगे। हम अपने फैसले लेने का अधिकार उस बाहरी ऐप को सौंप देते हैं। हम बाहरी नियमों के गुलाम बन जाते हैं। ये बहुत ही भयानक है। मतलब हम अपने ही शरीर और मन से पूरी तरह कट चुके हैं। हाँ। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बताइए। अगर पुरानी आदतों को दूसरों से कॉपी करना गलत है, अनुशासन थोपना अपने आप से किया गया एक धोखा है, बिल्कुल, अच्छी आदतों का नैतिक टैग एक पाखंड है, और हैबिट ट्रैकर्स का इस्तेमाल करना हमें गुलाम बना रहा है, तो फिर तो इंसान खुद को बदलता कैसे है? एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी सच में सुधारना चाहता है तो व्यवहार परिवर्तन का, बिहेवियर चेंज का असली विज्ञान आखिर है क्या? संदीप का सबसे बड़ा प्रहार यहीं पर है, जो सेल्फ हेल्प की पूरी दुनिया को पलट कर रख देता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं व्यवहार तब नहीं बदलता जब उसे सुधारा जाता है, बल्कि तब बदलता है जब कोहेरेंस या संगति दूसरे रास्ते को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। वेट, व्यवहार तब नहीं बदलता जब उसे सुधारा जाता है। ये तो बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात हो गई। कैसे? अगर हम व्यवहार को सुधारेंगे ही नहीं तो वो बदलेगा कैसे? ये कोहेरेंस या संगति यहाँ कैसे काम कर रही है? मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए कि जब किसी इंसान के अंदरूनी विचारों, उसकी असली जरूरतों और उसके काम के बीच एक गहरा तालमेल बैठ जाता है, हाँ। जब उसे स्पष्ट हो जाता है कि वो कौन है और उसे क्या करना है, तो उसे किसी व्यवहार को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। अच्छा। हाँ, वो व्यवहार अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। संदीप इसे फील्ड लिटरेसी कहते हैं। फील्ड लिटरेसी? हाँ,
मतलब अपनी परिस्थितियों और अपनी आंतरिक अवस्था को बिना किसी जजमेंट के पढ़ने और समझने की क्षमता। ओके। जब ये समझ आ जाती है तो आप कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक रूल है या किसी ऐप ने कहा है, राइट। बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस वक्त आपके लिए सबसे सही और स्वाभाविक चीज होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना कि ट्राई हार्डर, हाँ, ट्राई हार्डर और मेहनत करो, बहाने मत बनाओ, वो असल में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण और नुकसानदायक सलाह है। पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण। अगर किसी इंसान को लगातार हर दिन किसी काम को करने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, खुद से लड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है कि उसने अभी तक अपनी मूल समस्या को नहीं समझा है। उसने अपने जीवन में वो कोहेरेंस स्थापित नहीं की है। सही और टिकाऊ बदलाव कभी भी जबरदस्ती या खुद पर बल प्रयोग करने से नहीं आता। मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा रोजमर्रा का उदाहरण दिया जा सकता है। हाँ, बताइए ना। मान लीजिए किसी ने गलती से गरम तवा छू लिया और उसका हाथ जल गया। अरे बाप रे। हाँ, तो अगली बार उस तवे से हाथ दूर रखने के लिए उसे किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। उसे किसी अनुशासन या किसी हैबिट ट्रैकर ऐप की जरूरत नहीं पड़ती कि आज मैंने तवा नहीं छुआ, मेरी 10 दिन की स्ट्रीक हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसे एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो तवा जलाता है और उसका व्यवहार तुरंत बिना किसी संघर्ष के बदल जाता है। एग्जैक्टली। और वो जो बदलाव होता है वो बहुत शांत होता है। शांत होता है। हाँ, उसमें खुद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं होती, कोई कंट्रोल लोड नहीं होता। जब इंसान को अपनी जिंदगी में वो क्लैरिटी मिल जाती है तो पुरानी और गैर जरूरी आदतें बिना किसी अफसोस के, बिना किसी गिल्ट के, हाँ, खुद ब खुद छूट जाती हैं। आपको उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, वो बस गिर जाती हैं। तो आखिर इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष क्या है? अगर हम इन तमाम जटिल विचारों को समेटें तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो ये कि दूसरों की सफलताओं के जो अवशेष हैं, जो उनका रेसिड्यू है, उसे कॉपी करना बंद करें। हाँ, किसी और का मॉर्निंग रूटीन किसी के काम नहीं आएगा क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग इंजन होता है। एकदम सही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बिना इंजन के खोल को ढोना छोड़ना होगा। बिल्कुल। हमें अपनी ऊर्जा को खुद पर ही एक सख्त सुपरवाइजर बनकर निगरानी रखने में बर्बाद करना बंद करना चाहिए। ये जो सेल्फ सर्वेलेंस का जाल है, इससे बाहर आना होगा। सही बात है। ये ऊर्जा किसी रचनात्मक काम आनी चाहिए, न कि खुद को ही एक डिजिटल पिंजरे में कैद रखने के। और शायद सबसे अहम बात यह है कि असली प्रभावशालीता या इफेक्टिवनेस बहुत ड्रामेटिक या शोर शराबे वाली नहीं होती। हाँ, जैसे इंटरनेट पर दिखाया जाता है। बिल्कुल, वो बहुत ही शांत और स्वाभाविक होती है। असली ताकत इस बात में नहीं है कि कोई इंसान कितने कठोर अनुशासन में रह सकता है या कितनी लंबी स्ट्रीक बना सकता है। तो असली ताकत किस में है? असली ताकत इस बात में है कि वो कितनी समझदारी से उन पुरानी और काम न आने वाली चीजों को छोड़ सकता है जो अब उसके किसी काम की नहीं रही। यार, आज की ये चर्चा हमें एक बहुत बड़ी आजादी देती है। कैसी आजादी? ये आज़ादी इस बात की है कि अगर आज कोई रूटीन, कोई नियम काम नहीं कर रहा है, अगर किसी आदत को निभाने में सिर्फ थकान और डिप्रेशन ही मिल रहा है, तो उसे बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के छोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। एक आदत का टूटना कोई असफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये शरीर और दिमाग की इंटेलिजेंस है जो आपको बता रही है कि अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत ही राहत देने वाला विचार है। मतलब हमें मशीन बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमें बस अपने इंसान होने की समझ और अपनी उस इनर अथॉरिटी को वापस पाना है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए हम एक ऐसे विचार को छोड़ना चाहेंगे जो शायद श्रोताओं को थोड़ा उकसाने वाला लगे। बताइए। लेकिन जो इस पूरी किताब के सार को समेटता है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर हम अपनी सभी तथाकथित अच्छी आदतों, अपने फोन के सारे हैबिट ट्रैकर्स, वो लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट्स, हाँ, और सालों से चल रही स्ट्रीक्स को पूरी तरह से डस्टबिन में डाल दें, तो क्या होगा? क्या हमारी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाएगी? या शायद पहली बार हमारा अपना असली इंजन बिना किसी बाहरी खोल और बिना किसी फालतू बोझ के पूरी ताकत से स्टार्ट हो पाएगा। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा।